नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर और आज अनूपगढ़ विधानसभा में आए हुए हैं। अनूपगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा 2023 को लेकर दावेदारों ने अपनी अपनी दावेदारी जता दी है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अगर कांग्रेस की बात करें तो लगभग 52 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां आज तक कांग्रेस ने अपना खाता नहीं खोला। और उन 52 विधानसभा की अगर बात करें तो उनमें से एक अनूपगढ़ विधानसभा भी है जहां आज तक कांग्रेस बिल्कुल सुखा रहा है। क्या वजह है, ये तो बात करने के बाद पता चलेगा कि आखिर वजह क्या है कि हर बार जनता कांग्रेस को यहां से दूर कर देती है। और आज हमारे बीच में कांग्रेस से प्रबल दावेदार मलकीत सिंह हैं, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता गढ़साना से हमारे बीच में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत महावीर जी, धन्यवाद। आप मेरे पास आए, इस बात के लिए आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, बात करें आपके परिचय की, क्योंकि आपको मैंने जब मैं छोटा था तब से आपको देखता आ रहा हूँ, लगातार कांग्रेस से आपका जुड़ाव रहा है, तो आपका परिचय। हाँ महावीर जी, हमारा जो परिवार है खानदानी कांग्रेसी है और ये कहने की बात नहीं है। जो दलित वर्ग है, एससी वर्ग है, एक्चुअली वो कांग्रेसी था और कांग्रेसी है। कुछ कारणवश कोई लालच से लोग दूसरी पार्टियों में चले गए, तो वास्तव में लोगों के मन में कांग्रेस आज ही समाई हो कि उसकी विचारधारा ऐसी है कि सबको साथ लेके चलने वाली बात है। रही मेरे परिचय की बात, हम गढ़साना में 1975 के आए हुए हैं। पीछे रैसनर तहसील थी, यहाँ में ज़मीन कुछ आवंटन हुआ, कुछ अलॉट हुई और उसी दौरान मैं सर्विस भी लगा, बीएड कर ली, टीचर लगा। टीचर के बाद मैं आरपीएससी से सिलेक्ट होके रेवेन्यू अकाउंट सर्विस में चला गया। अच्छा। तो मैंने छत्तरगढ़, नाचना, मोहनगढ़, रामगढ़ सर्विस की एज ए टीआरए। प्रमोशन होने के बाद मैं बीकानेर कलेक्ट्रेट में रहा लगातार डीआरए, और वहीं एक प्रमोशन हुआ जो सहायक रेवेन्यू अधिकारी होता है, उस पद से मैंने वीआरएस ली 2-1 साल पहले। अच्छा। तो आज मैं 281 हेड पे रह रहा हूँ। वहाँ मेरा मकान है, खेती भी है, आप गए भी थे, बाग बगीचा लगा रखा है। और जहाँ आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरी दुकान है जिसे आड़त की दुकान बोलते हैं, है ना। उसमें हम अपनी फसल बेचते हैं, मित्रों की बेच लेते हैं और टाइम पास भी करते हैं। और आप जैसे लोग आने जाने का एक ऑफिस भी है जहाँ कांग्रेस की गतिविधियाँ जारी रहती हैं। जैसे आप देख रहे हो, मेरे टेबल पे राष्ट्रीय झंडा भी है और पीछे कांग्रेस का झंडा भी लगा हुआ है। अच्छा। तो हमारे मन और तन में दोनों में कांग्रेस समाई हुई है। सर, बात करें कि अनूपगढ़ विधानसभा की बात करें, काफ़ी लंबे समय से आपका कांग्रेस से जुड़ाव रहा है, तो आज तक विधानसभा की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपना यहाँ से खाता क्यों नहीं खोले? महावीर जी, ये पीछे की बातें हैं, इसको दोहराएंगे तो कोई मतलब नहीं रहा, और कई कारण रहे हैं तो वो मैंने दूसरे के इंटरव्यू में कह दिया। अच्छा। लेकिन इस बार क्लियर है कि ये सीट कांग्रेस की है और जीतेंगे। ये बेल्ट कांग्रेसी है और कांग्रेस यहाँ विजया लक्ष्मी जी के बाद वास्तव में नहीं जीत पाई। सूरतगढ़ में नागपाल जी जीते, अनूपगढ़ विधानसभा बनने के बाद हम 3 बार हार चुके हैं। एक बार पवन जी दुग्गल जीते जो कॉमरेड थे, और 2 बार से भाजपा जीत रही है। जनता ने मांस बना रखा है कि कांग्रेस को रिपीट करना है। इस बार लग रहा है कि राजस्थान की पार्टी चेंज होने वाली है, क्योंकि हर बार कब गहलोत सरकार, वसुंधरा सरकार इन्होंने ही रहा है, लेकिन इस बार लग रहा है कि कांग्रेस रिपीट करेगी। हाँ महावीर जी, आपने कहा कि जनता को लग रहा है, इसका मतलब आप फील्ड में जाते हो और जनता की आवाज़ है आप, तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि जनता ने मन बना रखा है। हम भी फील्ड में जाते हैं। हमारी सरकार ने बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं जिससे जनता को बहुत राहत मिली है। और इससे पूर्व बीजेपी जब कांग्रेस को महंगाई के मुद्दे पर उछाल कर सत्ता में आई थी, स्मृति ईरानी सिलेंडर पे बैठती थी, चूड़ियाँ पहन के करती। उस टाइम हमारी मनमोहन सिंह की सरकार थी, सिलेंडर 450 में था, और अब 1100, 1150 सिलेंडर हो चुका है। और हमारे
सीएम साहब ने लोगों को राहत देने के मूड से महंगाई से बचाने के लिए उस सिलेंडर को 500 रुपये में दिया, बाकी सरकार सब्सिडी दे रही है। उसी कड़ी में महंगाई से त्रस्त लोगों को बचाने के लिए 200 यूनिट फ्री की, किसानों को 2000 यूनिट प्रति माह फ्री की, बच्चों को स्कूलों में ड्रेस और फीस और बुक्स फ्री दी। और इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी बात है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया, इंग्लिश मीडियम के स्कूल जो खोले। देखो एक बड़ी बात है, ये राजस्थान में पहला ही एक प्रयोग है और इसके पीछे सोच है जो राहुल गांधी जी की है। जो हम अलवर में उनकी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, वहाँ एक पास में जगह मेरे दिमाग से निकल गई, उसमें बहुत बड़ी रैली हुई थी और राहुल जी ने वहाँ भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत जी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं, इतने नहीं, इससे 5 गुना और खोलो। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, राहुल जी की बात कह रहा हूँ कि हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज पे जानकार हो जो इंग्लिश है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कहीं भी टेबल टॉक डिबेट कर सकें। हमारी ये उद्देश्य है, इसलिए हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं। और हमारे अशोक गहलोत जी ने हर पंचायत हेडक्वार्टर पे इंग्लिश स्कूल लगभग खोल दिए हैं और उनमें बहुत सारा स्टाफ भी लगा दिया है, फर्नीचर भी आ रहा है और बजट भी उन्होंने तय कर दिया, जिससे एक दिन ये स्कूल एकदम चमन दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर एक आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने आज तक यानी कि 70 सालों में कुछ नहीं किया। क्या कहना चाहोगे? वाह महावीर जी, क्या क्वेश्चन किया है। इसका मतलब बीजेपी को न तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का पता है, ना उनको किसी इतिहास का पता है। जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, मैं एक आम बीजेपी के कार्यकर्ता से, एक सभी मेरे देशवासियों से बात कर पूछना चाह रहा हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ तो जो संविधान निर्माण करने वाले कौन थे? कांग्रेस के लोग थे। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब थे। उसमें जो हमारे सब नागरिकों को बराबरी का दर्जा दिया वो कांग्रेस की देन है। उसी की वजह से आज जो हमारे प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाला लोग कहते हैं आज प्रधानमंत्री बना बैठा है, ये सबसे बड़ी हमारी कांग्रेस की देन है। उसके बाद देश का जो स्ट्रक्चर था उस टाइम हमारे पास कोई साधन नहीं था, और वो गांधी जी और नेहरू जी और सरदार पटेल की एक इतनी बड़ी सोच थी कि उन्होंने राष्ट्र को एक ऐसा रूप दिया कि जो आज विश्व में अच्छे राष्ट्रों में गिना जाता है। तो इसके साथ साथ बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, ये आज जो बैंक हर गली में मिल रहा है, ये हमारी कांग्रेस की देन है। और मोदी जी ने सभी बैंकों को इकट्ठा करके, एकीकरण करके बैंकों की एक भी ब्रांच खोली हो भाजपा सरकार में, आप अनूपगढ़ विधानसभा में देख लीजिए। तो इन्होंने क्या किया, ये कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस ने किया कुछ नहीं, इन्होंने क्या किया ये बताएं। कि हमारे इस क्षेत्र में गड़साना में इतने बच्चों को जानता हूँ कि जो बैंकों की नौकरी कम से कम 100 बच्चे पीओ लगे हैं, वो कांग्रेस के टाइम में लगे हैं, जिन्होंने हर गली में ब्रांचें खोली थी। मलकीत सिंह जी, बात करूंगा कि आपने अभी कहा था कि इन्होंने क्या किया, बताना चाहूँगा इन्होंने बहुत कुछ किया। इन्होंने नामकरण दिया, जगह जगह नाम चेंज किए। क्या नाम चेंज करने से विकास हो सकता है? ये तो आपने बड़ी बड़ी बात कह दी कि इन्होंने नामकरण पे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, किया कुछ नहीं। जैसे हमारे था एक पंचवर्षीय योजना आयोग था, जिसमें नेहरू जी के टाइम में पंचवर्षीय योजना बनती थी। पंचवर्षीय योजना में क्या होता था कि उसमें हम अपने सारे जो योजना थे 5 साल के लिए उसको रेखांकित करते, फिर उस पर अमल करते। उसका योजना आयोग का चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री होते थे। इन्होंने जो आपने बात की उसका इन्होंने तुरंत आते ही नीति आयोग किया नाम। फिर उससे बाद हमारे जो राजीव गांधी केंद्र थे, इन्होंने अटल जी नाम रख दिया। तो उसमें करोड़ों रुपए इन्होंने बोर्ड्स पाने में लगा दिया। फिर अभी एक आपको एक तुरंत नई घटना बताता हूँ कि दिल्ली में आप जाते थे तो जो इंडिया गेट था उसको देखे बगैर दिल्ली की यात्रा पूरी नहीं होती थी। आपको ये लगता थी दिल्ली है, इंडिया गेट पे नहीं गए तो फिर कुछ नहीं। वहाँ शहीदों की मूर्तियाँ, शहीदों की वो जो हमेशा ज्वाला जगती थी, है ना, वहाँ सलूट लगते थे। तो हमारे मोदी जी ने वो भी हटा दी।
अभी मैं दिल्ली गया था, वो एक खाली गेट दिखता है ना, हाँ। उस ज्वाला को पीछे उठा के कहीं डाल दिया है, कोई दिखता ही नहीं। तो इन्होंने तो ये काम किया है बस, इसके अलावा अब मैं क्या क्या बताऊं इनका, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न इन्होंने किया है, और खाने के अलावा कोई काम नहीं है। एक बड़ा मुद्दा है धारा 370, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हटाई है इन्होंने और अपना समर्थन मांग रही है, क्या कहना चाहोगे? ये सारा मैनेजमेंट मीडिया है। धारा 370 क्यों लगाई, इसकी तय में जाना जरूरी है हमें। वीडियो लंबा हो जाएगा, इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, मैं फिर भी आपको थोड़े से चंद शब्दों में बताऊंगा कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने ये स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। उस टाइम हमारे पास 500 से ऊपर रियासतें थी, नेटिव स्टेट बोलते थे। कुछ स्वतंत्र रियासतें थी, कुछ अंग्रेजों के अधीन थी। स्वतंत्र रियासतें उनके लिए ये था कि रेड क्लिफ जो इसका बॉर्डर की लाइन बनाई, उसमें जो चेयरमैन था रेड क्लिफ था, अंग्रेज था, वो इन्होंने बॉर्डर तो तय कर दिया कि ये सीमा पाकिस्तान की है, ये हिंदुस्तान रहेगा। लेकिन उसके साथ एक उन्होंने ये भी किया था कि कुछ स्वतंत्र स्टेट हैं जहाँ राजाओं का शासन है, तो उनकी मर्जी है कि वो पाकिस्तान में मिले, हिंदुस्तान में मिले, स्वतंत्र है। एक जूनागढ़ था, एक हैदराबाद था, एक कश्मीर था, और तीनों के बारे में बताऊं तो लंबा हो जाएगा, मैं खाली कश्मीर पे आता हूँ। तो उस टाइम यहाँ जो था राजा हरि सिंह था, हिंदू राजा था, और जनता ज़्यादा मुसलमान थी। तो उस टाइम ये था कि जो ऑर्डर था कि अगर कोई राजा किसी भी स्टेट में, कंट्री में मिलता है तो वहाँ की जनता का जनमत संग्रह करवाया जाए कि उनकी राय जानी जाए। तो जूनागढ़ में भी, चलो इसके बाद वो भी आएगी बात, तो उसके बगैर पूरा नहीं होता क्वेश्चन। जूनागढ़ में था जो शासक था मुसलमान, जनता थी हिंदू। उस शासक ने पाकिस्तान जाने की यस कर दी कि हम जूनागढ़ पाकिस्तान में जाएंगे, मिलेंगे। लेकिन वो जो अध्यादेश था उसके तहत वो जनमत संग्रह होना आवश्यक था। जब जनमत संग्रह कराया गया तो जनता का मत ये था कि हम तो हिंदुस्तान में रहेंगे और पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। तो उस जो मुसलमान शासक था उसको पाकिस्तान भागना पड़ा। फिर कश्मीर की बात आई, हरि सिंह जी जो हमारे उस टाइम वहाँ के शासक थे, तो उन्होंने लेट कर दिया और पाकिस्तान ने उधर से कबीलियों ने इधर अटैक कर दिया, आधा जो आज़ाद कश्मीर उनके पास है। तब उन्होंने नेहरू से बात की कि हम हिंदुस्तान में रहने के लिए एग्री हैं। लेकिन उसके सामने एक ये समस्या थी उन नेताओं के सामने कि अगर जनमत संग्रह होता है तो मुसलमान वोट ज़्यादा, ये पाकिस्तान में जाएगा। तो उस टाइम फिर शेख अब्दुल्ला जो उस टाइम मुसलमानों का एक बहुत बड़ा लीडर था और जेल में बंद था, उसको इन्होंने बाहर निकाला, उसको एकदम सेट किया कि आप मुसलमानों के लीडर हो, आप इसे हिंदुस्तान में रखिए और आपको पूरा अधिकार है कि आप जो मांगो वो आपको दे देंगे, लेकिन जनमत संग्रह नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इस प्रकार से सेट करके उसने कहा कि संविधान में मेरे अधिकार लिख लो और मैं हिंदुस्तान में रह जाऊंगा। तो धारा 370 जो लिखी गई उसमें उनको स्पेशल अधिकार दिए गए। वो बड़े लंबे चौड़े अधिकार नहीं है, खाली वो एक उनको ये था कि एक तो झंडा उनका जो कश्मीर का था वो उनके विधानसभा में लगा, उसमें तिरंगा भी लगता था, और कुछ ये था कि हमारी नागरिकता यहाँ का दूसरा आदमी नहीं ले सकता, यहाँ आगे बस नहीं सकता, ज़मीनें नहीं खरीद सकता, ऐसी थोड़ी बहुत ही बातें थी। तो उसको सारे अधिकार दे के और जनमत संग्रह नहीं होने दिया। आज कश्मीर हमारे पास है। अगर ये बात नेहरू जी और पटेल इतने होशियार नहीं होते तो आज हमारे पास कश्मीर नहीं होता। आज वो बातें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारे पास इतनी सेना है कि बॉर्डर पे हमारे पास बहुत ताकत है, और धारा 370 हटा दी। उस टाइम की आवश्यकता थी कि धारा 370 लगाना जरूरी था, उनको खुश रखना जरूरी था, तो इसलिए धारा 370 लगाई गई। और जो नेहरू जी की दूरदर्शिता थी उसी की वजह से आज कश्मीर हमारे पास है, नहीं तो पाकिस्तान में होता। सर एक बड़ा सवाल है, राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है राज्य सरकार पर कि राज्य में आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं होती है। आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री को मणिपुर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मणिपुर में भी आए दिन घटनाएं हो रही है, लगातार 3 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, हर बार वहाँ मारकाट हो रही है। जो प्रधानमंत्री एक कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मणिपुर में इतने हालात कैसे बन गए? ये राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है। चलो
आपने कर दिया, कुछ जवाब दें आपको, ये बड़े नेताओं की बात है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री होता है, सेंटर की सरकार होती है, उसके बाद बहुत सारे अधिकार होते हैं। ये अधिकारों का यूज न करते हुए सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते हैं, और जहाँ जहाँ सरकारें कांग्रेस की हैं उन पे ज़्यादा आरोप करते हैं। उनको न तो कोई आर्थिक मदद दे रहे हैं, ना ही कोई उनको अन्य प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। अभी आपके सामने क्या हुआ, पंजाब में इतना फ्लड आया, गाँवों के गांव खत्म हो गए, रोडें सब टूट गई। हिमाचल में है, हिमाचल में कांग्रेस है, सरकार है, और इसमें आम आदमी पार्टी की पंजाब भी। तो हमारे प्रधानमंत्री भाजपा के नहीं है, पूरे देश के हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं जरूरी समझा कि पंजाब का और हिमाचल में इतना नुकसान हुआ, एक दौरा ही कर लें, उन पे कोई दो शब्द कह दें, नहीं कहे। यही मणिपुर में बात हो रही है कि वहाँ बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये मौन है, सिर्फ इसलिए कि जितने ज़्यादा यहाँ सांप्रदायिक दंगे होंगे, हिंदूवादी के नाम से, हिंदू राष्ट्र के नाम से ज़्यादा वोट बैंक बनाना है। नुकसान देश का कितना हो जाए, कोई परवाह नहीं इनको। सर, बात करते हैं महंगाई मुद्दे को लेकर। आज केंद्र सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई है। पीछे अगर चुनावों में देखे जाए तो जैसे उस समय अपने मनमोहन सिंह सत्ता में थे तो स्मृति ईरानी अपने सर पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन करती थी, और सदानंद गौड़ा उनके मंत्री जो साइकिल पर यात्रा करते थे पेट्रोल डीजल को लेकर। क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये महंगाई की मैं पहले कह चुका हूँ। उस टाइम जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय डीजल के रेट थे, उस टाइम थे 120 रुपये प्रति बैरल, ऐसा कुछ था, और आज उससे 80% कीमत रह चुकी है। फिर भी उस टाइम जो हमारा डीजल का रेट था 60 रुपये था, आज 90 से 95 तक हो गया। उसमें अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहा करते थे कि जिस देश का पैसा गिरता है तो प्रधानमंत्री की छवि गिरती है। अब वो बयान कहाँ गए? इनको छवि से लेने क्या, इनको तो कुर्सी से मतलब है भाई। कुर्सी कैसे भी कायम रहे, देश बिक जाए, हमारी इमेज बिक जाए, कितना ही नुकसान हो जाए, इनको कुर्सी से मतलब है। इनको कोई ऐसा नहीं है। ये तो एक भाषणबाजी मास्टर हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने मास्टर हैं। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये हमारी जनता को इसने बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ दिया। टोटल झूठ चलता है। आप इसको कभी व्हाट्सएप पे थोड़ा सा तर्कशील तरीके से सोचो, इतना झूठ चलता है इनके ग्रुपों में कि भारत की छवि, हिंदुस्तान की छवि विश्व में इस प्रकार हो गई कि वहाँ तो एक सांप्रदायिक है। पहले जो यहाँ थी ना धर्मनिरपेक्ष की भावना, कि यहाँ सारे हिंदू, सिख, ईसाई सभी भाई भाई वाली जो बात थी, वो इन्होंने ख़त्म कर दी। एक अंतिम सवाल है, किसान ऋण माफ़ी, इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, किसान ऋण माफ़ी के बारे में आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि मैं भाजपा पे आऊँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, इन्होंने एक सभा में कहा था, उसका वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे पड़ा है, कि मैं पहली ही मीटिंग, पहला ही काम किसान की ऋण माफ़ी का करूँगा। तो इन्होंने उद्योगपति के तो अरबों खरबों लोन माफ़ कर दिए, लेकिन किसानों का एक पैसा भी माफ़ नहीं किया। और आज किसान इतना त्रस्त है कि उनका ऋण चुकाया नहीं जा रहा, और फसलों के भाव लगातार गिर रहे हैं। इसके साथ साथ मोदी जी ने ये भी कहा था कि 2022 में मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। और आज आप मार्केट में देख रहे हो कि क्या हालात हैं। न तो सरसों का भाव मिल रहा लोगों को, न टाइम से यूरिया मिल रही है, ना डीएपी मिल रही है, ना डीजल के रेट इतने हैं कि आदमी कहीं भी बच नहीं सकता। यहाँ तक मैं आपको बताऊं, कृषि यंत्रों पे 28% जीएसटी लगा रखी है। टायर आप लोग है ना, 28% जीएसटी देनी पड़ती है। किसान को चारों तरफ से निचोड़ के छोड़ दिया। और आय आपके सामने दुगनी क्या, कि वो जो थी वो भी खत्म हो गई। और इसके साथ एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक ऐसा धंधा चालू कर दिया जो आप देख रहे हो कि ये भारतमाला और ये वो करके इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए को डकार गए, और जनता की जेब में एक पैसा नहीं छोड़ रहे। हम यहाँ की बात करते हैं, ये सतराना से निकलते एक टोल है, और हम जब गाड़ी लेते हैं तो उसमें हम टैक्स देते हैं, रोड टैक्स भरा जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है। उसके साथ जब हम डीजल लेते हैं उसमें भी हमें रोड सेस के नाम से पैसा लिया जा रहा है।
और जहाँ भी हम डीजल वगैरह सब पे टैक्स दे रहे हैं, लेकिन यहाँ भी जब टोल पे जाते हैं तो लोगों की जेब काटी जाती है और वहाँ बदतमीजी और होती है। अब यहाँ से हम जाते हैं अनूपगढ़ तो 85 रुपये, 85 रुपीज़ वन साइड, और दो साइड का 170 हो गया। अगर बाई दी वे किसी के फास्ट टैग नहीं लगा तो उससे डबल लिया जाता है। नहीं, हमारे एक माननीय राहुल गांधी जी भी ने कहा था कि किसान अगर हम सत्ता में आते हैं तो एक दिन 1 2 3 उन्होंने गिनती जारी की थी कि 10 दिनों में हम बिल्कुल कहा था और बहुत सारे मंचों से कहा, और उस क्वेश्चन का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि हम सत्ता में आते हैं। सत्ता में नहीं आए तो ऋण कहाँ से माफ कर सके। आपके क्वेश्चन में खुद जवाब था कि सत्ता में आते तो बिल्कुल करते, और अब भी आए तो मैं गारंटी देता हूं कि राहुल गांधी अगर हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं तो पक्का ऋण माफी करेंगे करेंगे करेंगे। एक बार नहीं 100 बार कह सकता हूं मैं। और की सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में 72,000 करोड़ लोगों के ऋण माफ किए थे, और राज्य सरकार ने ऋण माफ किए हैं जो उनके क्षेत्राधिकार में थे, सहकारी बैंकों के, भूमि विकास बैंकों के, सबके ऋण माफ कर दिए। और जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण है वो सेंट्रल सरकार के अधीन है, और राहुल जी ने वायदा किया था कि हाँ अगर हम सत्ता में आते हैं तो आपके ऋण माफ करेंगे। जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया तो इसलिए वो अपने पावर में नहीं आए और काम भी नहीं कर पाए। अब वापस आते हैं अनूपगढ़ विधानसभा में। अनूपगढ़ विधानसभा एक सिंचाई एरिया है, किसान बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन सिंचाई को लेकर हर बार धरने प्रदर्शन किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी धरने में आती है तो कॉमरेड भी आ जाते हैं। आखिर समस्या कहाँ आ जाती है? ये क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया किया। यहाँ न तो कोई पानी की समस्या है, न पानी की कमी है, सिर्फ ये राजनीति के भेंट चढ़ा हुआ है। कॉमरेड अपनी फोटो बनवाने के लिए, अखबारों की सुर्खियां मारने के लिए धरने करते हैं। ओपोजिशन में जो पार्टी होती है वो अपने धरने प्रदर्शन करती है। पानी जितना भी है उसको अगर सही ढंग से मैनेज करें, हमारे जो अधिकारी हैं उनसे फ्रेंडली रिलेशन रखें, उनके साथ बैठ के बात करें और अपनी बात समझाएं कि हमें पानी इस टाइम दिया जाए। कभी तो ऐसा होता है कि पानी की ज़रूरत नहीं, नहरें चलती हैं, और जब पानी की ज़रूरत है नहरें बंद होती, कारण यही है। और ये हमारे स्थानीय नेताओं की कमजोरी है। अगर वो हमारे कृषि मंत्री, हमारे चीफ, सीआईडी कमिश्नर उनसे बैठ के वार्ता करें और वेल प्लान बनाएं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसी पानी में हमारी सारी फसलें हो सकती हैं और बहुत अच्छा क्षेत्र दोबारा हरा भरा हो सकता है। और मैं जब यहाँ सर्विस लगने से पहले खेती भी करते थे हम, आज भी आपने देखा मैं खेत में खड़ा था, तो इतनी यहाँ कॉटन होती थी, इतना नरमा होता था, इतनी जीनिंग फैक्ट्रियाँ थी, और बाजार में कहीं पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और आधा राजस्थान यहाँ के रोजगार काम करता था, नागौर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से। तो वो सारा मिसमैनेजमेंट का ही कारण है। हाँ थोड़ी नहरें बड़ी हैं, एरिया बड़ा है, पानी की थोड़ी कमी आई है, लेकिन मैनेजमेंट हो तो इस पानी से भी बहुत बढ़िया फसल हो सकती है। सर, अंतिम सवाल है। अनूपगढ़ विधानसभा बिल्कुल नज़दीक है, दावेदारी आपने जता दी है। ऐसे में अनूपगढ़ विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहोगे, जो जनता बार बार कांग्रेस को भी यहाँ से हार का मुंह दिखाती है? नहीं, इस बार जनता का मन है कांग्रेस जीतेगी, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो पार्टी है, हमारे उच्च लेवल के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वो अच्छे आदमी को इस पर प्रत्याशी बनाएंगे और जीतेंगे। और क्षेत्र की जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा उम्मीदवार इन समस्याओं पे गंभीरता से विचार कर सकता हो, समस्याओं का समाधान करवा सकता हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इस बार भी जीतेंगे। इससे लगातार ही कांग्रेस आएगी, बीजेपी का खाता साफ कर देंगे अगर सही कैंडिडेट को यहाँ से टिकट मिलती है। ये थे यहाँ से अनूपगढ़ विधानसभा से कांग्रेस दावेदार मलकीत सिंह कंडियारा। इनका कहना है कि अगर कांग्रेस आलाकमान यहाँ पर